खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। मग़रिब जल चुकी थी जब वो उस बिल्डिंग में दाखिल हुई। बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद वो लिफ्ट में दाखिल हुई और 5वीं फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट रुकी वो मुस्कुराती हुई लिफ्ट से बाहर निकली। मतलूबा फ्लैट तक पहुंचते हुए उसने दरवाज़ा खटखटाया। डोरबेल की आवाज़ के 2 मिनट बाद ही दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने ही माही को देखते हुए एज़ल की आंखों में चमक उभरी थी। अगले ही पल वो फ्लैट में दाखिल होती माही के गले से लग चुकी थी। कैसी ही मुमानी जान, मैंने आपको पूरे वीक बहुत मस किया। वो माही के गाल से अपना गाल मस करती हुई खुशगवार मूड में बोली थी कि माही के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो और किसके साथ आई हो? माही ने एज़ल के माथे पर लब रखते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो अयान भाई को किसी काम से जाना था, जाते हुए मुझे यहीं छोड़ गए। और क्या हो गया है? आपका नवाबजादा पूरे 1 हफ्ते से गायब है, मैंने सोचा खुद ही इससे मिलाऊं। हैरानी की बात है, पूरे 1 हफ्ते से उसने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई। वो माही से बातें करती हुई अब लाउंज तक आ चुकी थी। वो अपने कमरे में है, जाओ मिल लो। माही की बात सुनते वो बना दूसरी बात किए इस बात में सर हिलाती हुई जल्दी से सुलेमान के कमरे तक पहुंची। बना खटखटाए, बना दरवाज़ा नॉक किए उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला, मगर सामने का मंजर देखते एज़ल की आंखों में शरारे फूट पड़े। इसकी मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। वो दोनों जो किसी बात पर क़क़े लगा रहे थे, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दोनों ने एक साथ पलटे पीछे देखा। एज़ल की आंखों में कुछ ज़ख्मी हुआ था। इसकी नज़र सुलेमान पर नहीं गई, उसकी नज़र इस दूसरी हस्ती पर थी। बिल्लो जीन्स के साथ वाइट टॉप पहने, सारे बालों का जोड़ा बना रखा था, मुंह में बबल चबाए वो किसी बात पर सुलेमान के सामने बैठी हंस रही थी। एज़ल की आंखों में गुस्से के तासुरात वाज़ेह थे। सुलेमान ने एक नज़र एज़ल को देखा, दूसरी नज़र अपने सामने बैठी इस लड़की को। किसी की मौजूदगी महसूस करते वो भी पलटी थी और एज़ल को देखते वो भी मुस्कुराई। क्या हवा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। इसने मुस्कुराते हुए एज़ल को अंदर आने की दावत दी, मगर एज़ल ने ज़ख्मी निगाहों से सुलेमान को देखा और वहीं से वापस पलट गई। सुलेमान बौखलाता हुआ इसके पीछे भागा। एज़ल, क्या हवा है, बात तो सुनो। मगर एज़ल बना रुके फ्लैट से बाहर निकल गई। माही जो किचन में खड़ी खाना बना रही थी, उसने हैरानी से उन दोनों को देखा। अब क्या कह दिया तुमने उसे? माही की आंखों में तफ्तीशीपन था। मैंने कुछ भी नहीं कहा मामा, आई सॉयर। वो मुंह को यकीन दिलाता हुआ जल्दी से इसके पीछे ही फ्लैट से बाहर भागा था। वो गुस्से से अपने आंसू साफ करती हुई लिफ्ट में दाखिल हो चुकी थी। बार बार आंखों के सामने वो मंजर नुमायां हो रहा था। सुलेमान के कमरे में दोनों आमने सामने बैठे किस तरह क़क़े लगाकर बातें कर रहे थे। एज़ल के सारे वजूद में गुस्से और हसद ने डेरा डाले। सुलेमान कैसे किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरह हंस हंस कर बातें कर सकता है? वो जब तक लिफ्ट के करीब पहुंचा तब तक लिफ्ट नीचे जा चुकी थी। वो जल्दी से सीढ़ियों की जानिब भागा था। वो पार्किंग से होती हुई बिल्डिंग से बाहर निकल आई। जब वो भागता हुआ इस तक पहुंचा था। एज़ल, क्या हो गया है, बात तो सुनो, इस तरह नाराज़ हो गई हूँ, मेरी गलती तो बताओ। सुलेमान हांफता कांपता इस तक पहुंचा, इसका हाथ पकड़ चुका था। एज़ल ने अपना हाथ उससे इस तरह छुड़वाया जैसे वो करंट मार रहा हो। खबरदार, मुझे हाथ लगाया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इस शिद्दत से चलाई थी कि सुलेमान हैरान रह गया। उसने आज से पहले कभी भी एज़ल का ये रूप नहीं देखा था। बटरफ्लाई, क्या हो गया है यार? इस बार उसने कुछ मोहब्बत से पचकारा था। मर गई तुम्हारी बटरफ्लाई, जाओ और जाकर उसी लड़की से बातें करो। इसके अंदर हसद और जलसी का उबाल मज़ीद तेज़ हुआ था। सुलेमान के तने आसाब एकदम ढीले पड़े। यार, क्या हो गया है, वो हमारी कज़िन है। सुलेमान के पुरसुकून लहजे में कहने पर तो एज़ल के तन बदन में मज़ीद आग लग गई।
किया कहा वो हमारी कज़िन है तो जाओ फिर उसी कज़िन के साथ बातें करो और कक़े लगाओ। मैं जा रही हूँ, मेरा ही दिमाग ख़राब था जो तुम्हारी खातिर यहाँ तक आ गई। एज़ल इससे अपना बाजू छुड़वाते हुए जल्दी से दोबारा सड़क पर चलने लगी, वो भी इसके पीछे ही भागा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, देखा है किस तरह अंधेरा फैल रहा है और तुम इस तरह अकेली सड़क पर चल रही हो। इसके लहजे में अब एज़ल के लिए फ़िक्र थी। एज़ल वापस नहीं पलटी, हनूज़ गुस्से के तासुरात सजा रखे थे। तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ और जाकर इस लड़की के साथ बातें करो, बहुत कक़े लगाए जा रहे थे ना। वो एक बार फिर कहती अपनी आंखों से निकलते आंसू साफ करने लगी और उस बार सुलेमान समझ गया कि वो जेलस हो रही है। वो खलकर मुस्कुराया था और एज़ल का हाथ पकड़े उसे मज़ीद चलने से रोक दिया। उसने अपनी भीगी आंखें उठाकर उसे देखा और कुछ पल तो सुलेमान सांस नहीं ले सका। इसकी आंखों की खूबसूरती थी या फिर मासूमियत, सुलेमान के दिल में उतर गई। क्या हो गया है यार, वो सिर्फ कज़िन है और तुम। वो इसकी बात दरमियान में ही काट गई। हाँ बताओ ना, मैं क्या देखे तेवरों से पूछा। सुलेमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम तो मेरा सब कुछ हो, वो तो महज कज़िन है, छोड़ो इसे, क्यों अपना मूड ख़राब कर रही हो। मैं बाइक लेकर आता हूँ, चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। वो जानता था कि एज़ल की कमज़ोरी आइसक्रीम है, मगर एज़ल अभी तक खफगी से मुंह फैलाए बैठी थी। चलो गुस्सा थूक भी दो मेरी प्यारी बटरफ्लाई, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर खिलाऊंगा, वो भी दो। अब वो उसे प्यार से पचकारने की कोशिश कर रहा था कि एज़ल ने एकदम अपने कंधे ढीले छोड़े। मुझे नहीं खानी, जाओ इसके साथ ही जाकर खाओ। खफगी हनूज़ बरकरार थी। तुम मेरी बटरफ्लाई हो, वो थोड़ी है, चलो मैं अभी बाइक लेकर आ रहा हूँ, प्लीज़ कहीं मत जाना। वो जल्दी से वापस बिल्डिंग की जाने पलटा। वो गुस्से से वहीं बैठ गई। 2 मिनट ही गुजरे थे जब उसने पलटते पीछे देखा, सुलेमान अभी बिल्डिंग में दाखिल नहीं हुआ था। जैसे ही वो वापस पलटी, इसके सामने ना जाने कहाँ से 3-4 लफंगे लड़के आकर खड़े हो गए। क्या बात है हसीना, रास्ता भटक गई हो तो आओ हम छोड़ दें। वो खबासत से आंख बंद करते गंदे गंदे इशारे करने लगे कि एज़ल सारी सर से लेकर पैर तक कांप गई। वो जल्दी से वहाँ से उठी थी और अब सुलेमान के पीछे बिल्डिंग की जानिब भागने की कोशिश में थी, मगर वो उसे तीनों तरफ से घेर चुके थे। अरे क्या हो गया है, ऐसी भी किया जल्दी, ज़रा अपने हुस्न का दीदार तो करवाओ। वो एक एक कदम इसकी जानिब ले रहे थे। एज़ल कानों पर हाथ रखे पूरी क़ुव्वत से चलाई थी। सुलेमान, वो जो अभी बिल्डिंग से पीछे ही था, एक झटके से वापस मुड़ा था और इसने दूर से ही एज़ल के आसपास लड़कों को देखा। फिर सुलेमान का दिमाग घूमा था, वो जल्दी से भागता हुआ वहां तक पहुंचा। अरे किस आशिक को बल्ला रही हो, हम ही ना बेबी तुम्हारे आशिक। एक शख्स इतना कहते हुए उससे पहले एज़ल की कलाई पकड़ता दरमियान में ही सुलेमान का हाथ आ चुका था। उसने एक झटके से एज़ल की कलाई पकड़े उसे अपनी जानिब खींचा कि एज़ल इसके चौड़े सीने से जा टकराई। वो सारी अंदर तक कांप गई थी। वो जानता था एज़ल कितनी नाजुक है और इस तरह के हालात में कितनी जल्दी घबरा जाती है। सुलेमान को अपने पास देखते हुए एज़ल की जान में जान आई। वो जल्दी से घबराते हुए सुलेमान के बाजू से चुपकी ऊँखी मैच गई। सुलेमान का हाथ बेइख्तियार उठा था और एज़ल के कंधे तक आया, उसे कंधे से अपने साथ लगाए वो उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम कर रहा था। वो तीनों मर्द सुलेमान को अपने सामने देखते हुए कक़े लगाने लगे, क्योंकि वो सब तकरीबन 24-25 साल के थे और सुलेमान अभी महज 18 साल का भी नहीं हुआ था। सुलेमान की हल्की भूरी आँखें वहशत से लाल होने लगीं। अरे यार, ये क्या हमारा मुकाबला करेगा। वो जो हंस हंस कर सुलेमान का मजाक उड़ा रहे थे, अगले ही पल इन तीनों की हंसी का फवारा एक साथ रुका। सुलेमान का हाथ उठा था और उसने एक पंच पूरी क़ुव्वत से उनमें से एक शख्स के चेहरे पर दे मारा। इसके मक्के में इतनी ताकत थी कि सामने वाले के नाक से खून निकलने लगा। सुलेमान ने धीरे से एज़ल को अपने पीछे किया। वो जल्दी से सुलेमान की शर्ट को पीछे से मुट्ठी में दबोच गई।
सुलेमान का दूसरा हाथ उठा और दूसरे शख्स के चेहरे पर भी इससे ज्यादा जोरदार पंच दे मारा। बहुत शौक है ना तुम लोगों को राह चलती लड़कियों को तंग करने का, इन्हीं आंखों से लड़कियों को देखते हो ना। इतना कहते सुलेमान ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर इस शिद्दत से उस शख्स की ऊँख में मारा कि उस शख्स की ऊँख बाहर आने को मचली थी। सुलेमान का ऐसा जुनूनी रूप देखते हुए एजल सारी अंदर तक कांप गई, क्योंकि उसे खुद भी सुलेमान के इस रवैये का अंदाज़ा नहीं था। इसने तो बस हंसते मुस्कुराते और शरारतों से भरपूर सुलेमान को देखा था, मगर उस वक्त सुलेमान के अंदर बिल्कुल अरमान की परछाई थी, और होती भी क्यों ना, वो अरमान हैदर खान का बेटा था। एक पुलिस वाले का बेटा बाप जैसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एजल कांपती और डरती हुई 2 कदम मजीद पीछे हो गई। इसके बाद सुलेमान ने उन लोगों का जो हाल किया उसे देखते एजल की चीखें निकल गई थी। वो डरती घबराती वहीं सड़क पर 2 जानू बैठी। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो एक टीनेजर लड़का है। सुलेमान ने इन तीनों का वो हाल किया जैसे एक माहिर ट्रेनड पुलिस वाला करता है, क्योंकि इसके तरबियत अरमान हैदर खान ने की थी, तो फिर वो बिल्कुल अरमान जैसा ही था। वो तीनों लड़के आग मरे होते अपना जख्मी चेहरा और दर्द से तड़पते हुए जिस्म लेते जल्दी से वहां से भागने के चक्कर में थे। अगर आज के बाद सड़क पर चलती किसी भी लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो अगली बार तुम तीनों की जान निकाल दूंगा। सुलेमान ने जाते जाते भी उन लोगों को धमकी से नवाजा। फिर अपने हाथ को देखा, दोनों हाथ खून वाओ खून हो गए थे। अपनी जेब से रुमाल निकालते जल्दी से अपने दोनों हाथ साफ किए। इतने में इसके कानों में मदहम सी ससकियां सुनाई दीं। पलटकर पीछे देखा तो वो सड़क पर दोनों हाथ रखे घटी घटी ससकियों से रो रही थी। इसका सारा वजूद खौफ से कांप रहा था। सुलेमान इसके पास पहुंचा, चेहरे पर दोबारा नरम मुस्कुराहट सजा ली। बटरफ्लाई किया हवा, तुम ठीक हो? मोहब्बत से इसके चेहरे के बाल एक साइड करते पूछा। एजल को इससे इतना खौफ आया कि वो 2 कदम पीछे हो गई। सुलेमान ने हैरानी से उसका डर देखा। क्या हो गया है? चलो उठो, आइसक्रीम खाने जा रहे थे ना। मगर इन बदतमीज़ों ने सारा मूड खराब कर दिया। एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ, वापस चलते हैं, घर बैठकर ही खाएंगे। बेजारियत से बुड़बड़ाते हुए उसने एजल का बाजू पकड़े उसे खड़ा किया। एजल इससे दूर होने के लिए मिचल रही थी। वो साफ एजल का खुद से दूर होना देख सकता था। बालाखर सुलेमान ने नरमी से उसका चेहरा अपनी जानिब किया। क्या हो गया है? तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नरमी से इसके चेहरे के बाल एक साइड किए जो सारे बार बार आगे आ रहे थे। एजल अब भी खौफ से कांप रही थी। तुम ऐसे नहीं हो सुलेमान, दूर रहो मुझसे। सुलेमान का वो रूप देखते हुए वो काफी डर गई थी। सुलेमान ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। रैलिकस, अगर कोई तुम्हारी तरफ मैली निगाह उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो उसके साथ में इससे भी ज्यादा बुरा कर गुजरूंगा। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो सुलेमान हैदर खान के घर की औरतों की तरफ मैली निगाह उठाकर भी देखे। वो संजीदगी मगर नरमी से बता रहा था। कितनी ही देर बाद जाकर एजल इसके साथ नॉर्मल होने की कोशिश कर पाई। प्लीज़ आइंदा इतना गुस्सा मत करना। वो डरती हुई अभी भी इससे 2 कदम दूर होकर ही चल रही थी। सुलेमान के लब मुस्कुराहट में ढले। वैसे तुम कुछ देर पहले मुझसे नाराज थी। वो जैसे वापस उसी बात पर आ गया, और अगले ही पल एजल के वजूद में शरारे फूट पड़े। मुझे नहीं जाना अंदर। वो जल्दी से वहां से भागने के चक्कर में थी। सोच लो ये ना हो फिर तुम अपना पार्टनर खो दो। वैसे भी वो तो तैयार बैठी है तुम्हारी जगह लेने के लिए। सुलेमान की बात सुनते इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। अगले ही पल वो आगे बढ़ी थी और पूरी कुव्वत से एक मुक्का सुलेमान के कंधे पर दे मारा। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे अलावा किसी दूसरे के दोस्त बनने के बारे में सोचा भी, तुम सिर्फ मेरे हो सुलेमान। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे ही पार्टनर हो। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। वो अचानक ही रोने लगी थी और सुलेमान ना चाहते हुए भी हंस पड़ा।
वो अब इसके कंधे से सर टकाए रो रही थी। सुलेमान ने धीरे से इसके बालों पर फूंक मारी। फिक्र मत करो, ये सुलेमान हैदर खान सिर्फ तुम्हारा है और तुम सिर्फ मेरी हो। वो मोहब्बत और जुनून की इंच देती लोमी बोला था। किसी को इतना हक नहीं कि वो तुम्हें देख भी सके। किसी को इतना हक नहीं दूंगा कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, और ये मेरा वादा है मेरी प्यारी बटरफ्लाई। एज़ल इसके लहजे से बेखबर बस अपने आंसू साफ कर रही थी। फिर वो दोनों वापस फ्लैट में दाखिल हुए, जहां माही किचन में खड़ी खाना बना रही थी और वो इसके सर पर ही खड़ी थी। इसे देखते एक बार फिर एज़ल को गुस्सा आया। आनी किया, आप मुझे भी इस तरह अच्छे अच्छे खाने बनाना सिखा देंगी? फिर मैं भी सुलेमान को अपने हाथों से सब कुछ बनाकर खिलाऊंगी। एज़ल और सुलेमान के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी और एज़ल ने गुस्से से सुलेमान को घूरा था, जो बस अफसोस के साथ नफ़ी में सर हिलाता रह गया। अगले ही पल वो आगे बढ़ी थी और उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हुई। हरगिज़ नहीं नवाल, तुम्हारे ये खूबसूरत हाथ ख़राब हो जाएंगे। तुम कहाँ किचन के कामों में लग रही हो। और जहाँ तक रही बात सुलेमान की, तो फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सुलेमान को अपने हाथों से खुद ही खाना बनाकर खिला दूँ। तुम्हें उन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुलेमान सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एज़ल ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा था कि नवाल हाशमी के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसने नरमी और प्यार से एज़ल का गाल थपथपाया। फिक्र क्यों करती हो एज़ल, वो तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड रहेगा, क्योंकि मैं तो उसे कुछ और बनाना चाहती हूँ। इसकी जुमानी बात पर जहाँ एज़ल तपी थी, वहीं सुलेमान की आँखें नागवारी से पूरी खल गई। उसने एक कहर पार नज़र सुलेमान पर डाली और माही अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त कर रही थी। फिर एज़ल जल्दी से माही की जानिब मुतवज्जह हुई। एक बात तो बताएं मुमानी, अगर आपको नवाल और मुझ में से किसी एक को चुनना हो तो आप पहले किसी फौकियत देंगी? एज़ल माही का जवाब जानने के लिए बेताब थी। कुछ देर के लिए माही सोचती रही। देखो, तुम दोनों ही मुझे अजीज़ हो, इसलिए मैं किसी एक का कैसे बता सकती हूँ। माही ने दोनों को बराबरी का दर्जा दिया। नहीं आनी, अब तो बता ही दी, दोनों में से किसे चुनेगी? नवाल ने भी जोर दिया। तो माही कुछ देर सोचती रही, फिर इसकी नज़र एज़ल की आंखों तक गई। इसकी हेज़ल ग्रीन आंखें, जो बिल्कुल अनुषा जैसे थीं, जो बिल्कुल अरमान हैदर खान जैसे थीं, जो बिल्कुल ज़रीन जैसे थीं। एक पल लगा था माही को फैसला करने में। वैसे मुझे तुम दोनों अजीज़ हो, दोनों का रिश्ता मेरे साथ एक जैसा ही है, लेकिन मुझे एज़ल ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि इसे देखते मुझे अपनी ज़रीन याद आती है। मुझे ये अपनी ज़रीन की परछाई लगती है, इसलिए भाई मेरा वोट तो एज़ल की जानिब है। माही की बात सुननी थी कि एज़ल के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। नवाल की आंखों में कुछ घायल हुआ था, लेकिन वो बहुत महारत से अपनी मुस्कुराहट में छुपा गई। एज़ल ने एक जताती निगाह नवाल पर डाली, मगर वो भी नवाल हाशमी थी। कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मामा कहती हैं कि मैं दी वन एंड ओनली वन पीस हूँ। नवाल ने एक अदा से अपने बालों में उंगलते हुए बहुत नज़ाकत से कहा था कि एज़ल ना चाहते हुए भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माही की बात ने एज़ल का मूड वैसे ही खुशगवार कर दिया। एज़ल ने नवाल के गाल पर प्यार से हाथ रखा। कसम से कभी कभी दिल चाहता है कि एक बार फ़ायज़ा खाला से जाकर पूछूं, इन्होंने तुम जैसी आफत को कहाँ से उठाया है। एज़ल अपनी बात कहती खुद ही हंस पड़ी थी। उसे हंसते देख सुलेमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। नवाल के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। फिक्र मत करो, मेरी मामा का जवाब यही होगा कि मैं उनके लिए इनकी ज़िंदगी का इनाम हूँ, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। बोलना मत नवाल, जिब्रान हाशमी नाम है मेरा, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। नवाल ने एक अदा से कहते हुए जल्दी से अपना बैग पकड़ा। ओके आनी, मैं चलती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अब एज़ल मेरा यहाँ रुकना मज़ीद हज़म ना कर पाए। वो बात को मजाक का रुख देती हुई जल्दी से माही के गले मिलती हुई फ्लैट से बाहर निकल गई। माही ने बस बेबसी से कंधे अचुकाए थे।
तो ये थी नवाल हाशमी, जिब्रान हाशमी और फ़ाइज़ा की इकलौती औलाद। 17 साला नवाल एज़ल से कुछ माह ही छोटी थी। खूबसूरती के साथ साथ नज़ाकत भी कोट कोट कर भरी थी, मगर वो वैसी नहीं थी जैसी दुनिया को नज़र आती थी। वो नाजुक सिर्फ नज़र ही आती थी, मगर मुकम्मल तौर पर समझदार और मजबूत लड़की थी। 17 साल की उम्र में ही वो कमफू कराटे सीख चुकी थी। लड़कों की दोस्ती से 100 फीट दूर रहने वाली, बस सुलेमान के साथ ही फ्री हो जाती थी। फ़ाइज़ा को तो वो अपनी ज़िंदगी में किसी इनाम की तरह ही लगती थी। खुदा ने उसकी झोली भर दी थी, ये बहुत बड़ी बात थी, और जिब्रान की तो इसमें जान थी। एज़ल सर झटकते हुए सुलेमान के कमरे में वापस जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वो भी आइसक्रीम लेता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने इस तरह इसके साथ हंस हंस कर बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो वहीं कमरे में एक साइड पड़ा सुलेमान का बीट उठाती उसे ऊँखी दिखाती हुई वारन कर रही थी। जो आपका हुक्म मलका आलिया। सुलेमान ने सीने के मकाम पर हाथ रखते सर को खम देते हुए इस कदर नाज से कहा था कि वो कितनी ही देर हंसती रही। अब वो दोनों हंसते हुए आइसक्रीम खा रहे थे और किचन में खड़ी माही की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। बाहर आसमान पर अब रात गहरी होती जा रही थी। 7 घंटे हो गए थे, मगर अभी तक ज़ौबी बेगम को होश नहीं आया था। अरमान कोई फ़ोन कॉल सुनते कमरे से बाहर निकल गया। वो अब उनके पास अरमान की छोड़ी गई जगह पर बैठी थी। इसका एक हाथ ज़ौबी बेगम के हाथ पर था। कानों में सालों पुराने माजी के अल्फाज गूंज रहे थे। आंखों के सामने सालों पुराने मनाजिर नुमायां थे। इसे आज भी वो दिन याद था जब ज़रमीना बेगम के घर में जाने के बाद पहली बार ज़ौबी बेगम और अरमान इससे मिलने के लिए आए थे। ये देखो ज़रीन, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेसेस लेकर आई हूँ। ज़ौबी बेगम उसे ड्रेसेस दिखाते हुए बता रही थीं। वो बहुत खूबसूरत फराकस थी जो वो ज़रीन के लिए लाई थीं। इतनी सारी खूबसूरत फराकस को देखते हुए ज़रीन की आंखों में चमक उभरी थी। वाओ आंटी, ये बहुत प्यारी हैं। वो दिल से खुश हुई थी। ये तुम मुझे आंटी क्यों कहती हो? तुम भी मुझे आनी कहा करो जैसे अरमान ज़रमीना को कहता है, इन्होंने ज़रीन से कहा था। ज़रीन ने हैरत से चेहरा उठाया इन्हें देखा। किया आनी? तो ज़ौबी बेगम ने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर के लिए वो कुछ सोचती रही। एक बात तो बताएं कि आंटी और रानी में क्या फ़र्क होता है? इसने थोड़ी तले मुट्ठी रखते हुए सवाल पूछा। ज़ौबी बेगम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। आंटी का मतलब है हम किसी भी औरत को कहते हैं इज्जत देने के लिए। अब आंटी कोई भी हो सकती है, राह चलती औरत, आस पड़ोस वाली, लेकिन आनी का मतलब है खाला, और अब चूंकि मैं तुम्हारी खाला हूं तो तुम भी मुझे आनी ही कहा करो। वो जैसे उसे हुक्म दे रही थी, इनके लहजे में बिल्कुल ममता जैसी शफकत थी। ज़रीन खलकर मुस्कुराई थी। ओके आनी। और इसके आनी कहने के बाद ज़ौबी बेगम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। इसके बाद वो उठी और अब अरमान के साथ बाहर गार्डन में निकल गई। शिराजी हाउस की निस्बत ज़रमीना बेगम का घर काफ़ी छोटा था। अरमान ने इसका हाथ पकड़ रखा था और वो दोनों नंगे पांव अब घास पर वॉक कर रहे थे। आपको पता है आलम, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो अपना चेहरा अरमान की जानिब मोड़ती हुई दुखी लहजे में बोली थी। अरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वो वहीं रुक गया तो ज़रीन भी रुक गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। इतना कहते उसने अपनी पॉकेट से चॉकलेट्स निकाली और चॉकलेट्स देखकर ज़रीन की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इसके चेहरे की खुशी देखने वाली थी। क्या ये आप मेरे लिए लेकर आए हैं? इसने चहकते हुए पूछा। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है। अरमान की बात सुनती वो हैरान हुई थी। आपको कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? अरमान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। बस मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। और ज़रीन उलझी हुई निगाहों से उसे देख रही थी। मगर आपको कैसे पता चला? वो जैसे उसी सवाल में अटक गई।
अरमान ने अपने होंठ इसके कान के करीब किए। ये राज है। इसकी सरगोशी सुनते ज़रीन की मुस्कुराहट गहरी हुई। अब वो उसे नहीं बता सकता था कि वो ये बात पहले से जानता था कि लड़कियों को चॉकलेट्स पसंद होती हैं और ये हर लड़की में होता है। इसने सिर्फ लॉजिक इस्तेमाल की थी, कोई खास सेक्रेट नहीं था। मगर ज़रीन के चेहरे की मुस्कुराहट इसे बहुत सुकून दे रही थी। ज़री। कुछ देर बाद एक बार फिर अरमान चलते हुए रुक गया और अब ज़रीन को पुकारा। वो भी रुक गई। दोनों के हाथों में अभी तक एक दूसरे का हाथ था। वो अरमान के सामने खड़ी हो गई। जी, उसने इज्जत और अदब से पूछा था कि अरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? अरमान ने सवालिया आई बरू चकाते हुए पूछा तो ज़रीन ने इस बात में सर हिलाया था। किया तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगी, सिर्फ मेरी होकर, मगर फिर तुम किसी और से दोस्ती नहीं कर सकती, इसलिए सोच समझकर जवाब देना। अरमान ने संजीदगी से सवाल पूछा था। ज़रीन कुछ देर सोचती रही। अगर आप सारी जिंदगी सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे तो ही मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। इसकी आंखों की मासूमियत पर अरमान का दिल चाहा एक पल के लिए सदक़ा वारी जाए। परूमस में सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। और ज़रीन को अपने आसपास ततलियां मंडलाती हुई महसूस हुई। इसके हाथ पर वजन पड़ा था कि वो चौंक कर होश में आई। उसने अपने हाथ की जानिब देखा तो ज़ौबी बेगम के हाथ में हरकत हो रही थी। ज़रीन ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए आनी। इसके लब बना आवाज़ फड़फड़ाए थे। इतने में ज़ौबी बेगम के जिस्म में जुम्बिश होने लगी। वो होश में आ रही थीं। ज़रीन एकदम सीधी होकर बैठी। कुछ देर बाद इन्होंने अपनी आँखें खोल दी। ज़रीन ने शक्कर का सांस लिया था। जैसे ही ज़ौबी बेगम की आँखें खिलीं, कुछ देर वो नीम आँखों से आसपास देखती रहीं। फिर उनकी नज़र ज़रीन तक गई। आंटी आप ठीक तो हैं? उसने बेताबी से पूछा था। ज़ौबी बेगम ने आँखों से हाँ का इशारा दिया। इतने में अरमान भी मोबाइल फ़ोन कान से लगाए हारून से बात करता हवा कमरे में दाखिल हुआ। नहीं सब ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर बाद में बात करता हूँ। हारून को कुछ हिदायत करते हुए मोबाइल फ़ोन बंद कर चुका था। वो उन दोनों के करीब आया तो ज़रीन खुद ही स्टूल से उठ खड़ी हुई। वो स्टूल पर बैठा और ज़ौबी बेगम को होश में आता देखकर अरमान को अपनी जान में जान आती महसूस हुई। वो दोनों दोपहर से यहाँ पर थे, दोनों ने कुछ नहीं खाया था। मम्मी, इसने बिल्कुल किसी बच्चे की तरह मोहब्बत से पुकारा था। ज़ौबी बेगम ने उसे देखा फिर मुस्कुरा दी। क्यों करती हैं ऐसा, जान निकाल दी थी आपने मेरी। उनके हाथ को लबों से लगाता हुआ अब खफगी से शिकायत कर रहा था। ज़ौबी बेगम की मुस्कुराहट गहरी हुई। प्लीज़ इस तरह परेशान मत किया करें। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आइंदा आप अपनी सेहत पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। वो गुस्से और फिक्रमंदी के मिले जले तासुरात के साथ मुंह को हिदायत दे रहा था। ज़ौबी बेगम ने अपना हाथ उठाया और इसके बालों पर रखा। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। वो बमुश्किल एक फ़िक्रा अदा कर पाई थीं। अगर ठीक होती तो उस वक्त यहाँ हॉस्पिटल में ना पड़ी होती। वो अभी भी रूठे हुए बच्चे की तरह शिकायत कर रहा था। ज़रीन नम आँखों से मुस्कुरा पड़ी और फिर दोबारा सोफे पर जाकर बैठ गई और अब वो उन दोनों को ही देख रही थी। वो दोनों कितनी ही देर बातें करते रहे और ज़रीन बस उन दोनों को देखती रही। रात 10 बजे के बाद नर्स डॉक्टर की हिदायत पर ज़ौबी बेगम के लिए सूप लेकर आई थी। अभी इन्हें सिर्फ नरम ग़िज़ा दी। नर्स ने डॉक्टर की हिदायत दोहरा दी। ज़रीन ने इसके हाथ से बाउल पकड़ लिया। मैं इन्हें पिला देती हूँ। नर्स ने बिना कुछ कहे इस बात में सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। अब ज़रीन उनके पास स्टूल पर बैठी थी और इन्हें सूप पिला रही थी। अरमान सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था, मगर इसका ध्यान सारा माँ और बीवी की तरफ ही था।
सूप पिलाने के बाद उसने ज़ौबी बेगम के होंठों से पानी का गिलास लगाया, फिर उनका चेहरा टिश्यू से साफ किया। ज़ौबी बेगम की एक नज़र ज़रीन तक गई और दूसरी नज़र अरमान तक गई। फिर इन्होंने अरमान को मुखातिब किया, अरमान। वो जल्दी से मोबाइल फ़ोन बंद करता हुआ सोफ़े से उठा। जी मम्मी। अगले ही पल वो उनके पास खड़ा था। जाओ तुम दोनों भी कुछ खा आओ, मुझे लगता है तुम दोनों ने दोपहर से कुछ नहीं खाया। ज़ौबी बेगम की बात सुनते अरमान की निगाह बेसाख्ता ज़रीन तक गई। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं। वो जल्दी से इनकार कर गई थी। ज़ौबी बेगम ने उसे गुस्से से घोरा। किया मतलब भूख नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने भी खाना खा लिया है, तो क्या तुम दोनों कुछ नहीं खाओगे? जाओ और कैंटीन से कुछ खा लो। ज़ौबी बेगम का लहजा हुक्मी था। वो दोनों खामोश थे जब वो दोबारा बोल उठी। तुम दोनों से बात कर रही हूँ, यहाँ दीवारों से बात नहीं कर रही, जल्दी जाओ। और खाना खाने से पहले कमरे में मत आना, वरना मैं तुम दोनों को कमरे से बाहर निकाल दूंगी। ज़ौबी बेगम की ऐसी बात सुनते दोनों ने हैरत से इन्हें देखा था। अरमान ने नोट किया था कोई बात थी जिसकी वजह से ज़ौबी बेगम परेशान थीं। वो इस बात में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ठीक है। ज़ौबी बेगम ने अब ज़रीन को देखा। जाओ भई इसके पीछे ही, वरना फिर अकेली कहाँ कैंटीन का रास्ता ढूंढोगी। ज़ौबी बेगम की बात सुनते हुए वो जल्दी से अरमान के पीछे कमरे से बाहर निकली। वो बाहर ही दीवार के पास खड़ा था। ज़रीन को देखते हुए बिना कुछ कहे आगे आगे चलना शुरू हो गया। वो भी इसकी तकलीद में पीछे पीछे चलने लगी। अगले 5 मिनट बाद वो दोनों कैंटीन में दाखिल हो रहे थे। एक कुर्सी खींचते अरमान टेबल के सामने बैठ गया तो वो भी इसके सामने वाली कुर्सी खींचते बैठ गई। क्या लोगी? अरमान का लहजा किसी भी कस्म के तासुर से आ रही था, इसकी निगाहें मेन्यू पर थी। ज़रीन ने चेहरा उठाए अरमान को देखा। कुछ भी मंगवा लें, वो मुश्किल बोल सकी थी। अगले 5 मिनट बाद ही अरमान ने 2 बिरयानी की प्लेट्स का ऑर्डर दिया। और कुछ मिनटों में ही खाना आ गया था। बिरयानी को देखते हुए कहीं बहुत सारी माजी की भूली बिसरी यादें ज़रीन की आंखों के सामने नुमायां हुई। हीर बिरयानी खानी है। वक्त की पड़ी धूल में लिपटी वो यादें आज भी कहीं ना कहीं ज़रीन की दिमाग में थीं। बहुत मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए वो जल्दी से खाना खाने लगी। दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी थी। वो जो चेहरा झुकाए अपने ध्यान खाना खा रही थी, इसके कानों में अरमान की आवाज़ पड़ी। शुक्रिया। ज़रीन ने बेयकीनी से चेहरा उठाए हैरत से अरमान को देखा। किया वाकई उसने ज़रीन से बात की? किया वाकई उसने शुक्रिया कहा? वो बेहद बेयकीन थी। ज़रीन की आंखों में बेयकीनी देखते हुए अरमान मज़ीद बोला, मम्मी को टाइम से हॉस्पिटल लेकर आने के लिए और उनकी केयर करने के लिए शुक्रिया। अपनी बात की वजाहत भी कर दी ताकि वो कुछ गलत मतलब ही ना समझ ले। ज़रीन ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया मगर कुछ ना कह सकी। और सूरी भी। इसकी अगली बात पर ज़रीन मज़ीद हैरान हुई। अब वो माफ़ी किस चीज़ की मांग रहा था, वो हरगिज़ समझ ना सकी। मम्मी को लेकर मैं कुछ ज़्यादा ही टची हूँ, इसलिए उनकी तबीयत का सुनकर जो मुंह में आया बोल गया था, इसके लिए सूरी। अरमान की वजाहत पर ज़रीन की आंखों में नमी मज़ीद तेज़ी से इकट्ठी हुई। तो क्या उसे अपने रवैये के बारे में कोई अफसोस नहीं था? क्या इसकी दुनिया सिर्फ मुंह के गिर्द घूमती थी? वो कुछ भी कहने के काबिल ना रही। गले में खाने का नवाला भी अटक गया। अरमान इसकी नज़रें अपने वजूद पर महसूस कर सकता था। मैं पहले भी कह चुका था, एक बार फिर अपनी बात दोहरा देता हूँ। सिर्फ मम्मी की खातिर ये निकाह किया है। अगर तुम्हें सूरी और थनकस कह दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम दोनों एक पुरसुकून हैप्पीली मैरिड कपल की तरह रहेंगे। मुझसे इस मामले में कोई उम्मीद मत रखना। एक बार फिर वो सफ़ाकियत की इंतहा करते हुए बोला था। ज़रीन की आंखों में मिर्चियाँ सी गल गईं। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभा सकूं, वो बमुश्किल बोल सकी थी।
और इसकी ये बात अरमान के सर पर लगी तलवों पर बुझी। तुम जीठ हो या मुझे ही लगती हो? वो नागवारी से बोला था कि ना चाहते हुए भी ज़रीन के होंठों पर मुस्कुराहट रंग गई। वो कहना चाहती थी सिर्फ आपके मामले में जीठ हूँ, मगर कुछ नहीं बोली। जब मैं एक बार कह चुका हूँ कि मुझे इस रिश्ते में ना कोई इंटरेस्ट है, ना ही मैं रिश्ता मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो फिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? इसके लहजे में तल्फी गल गई। आपने ये निकाह अपनी मर्जी से किया है, आंटी ने आपके सर पर बंदूक रखे ज़बरदस्ती नहीं करवाया। सो प्लीज़ खुदा के वास्ते ये बात बार बार कहना बंद करें कि आपने आंटी के कहने पर निकाह किया है। आपके पास पूरा इख्तियार था। मना कर देते। मैं आपके पाँव नहीं पड़ी थी कि प्लीज़ मुझसे निकाह कर लें, इसलिए मुझे जलील करना बंद करें। वो नहीं जानती क्यों, कैसे, कब इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि वो कहती गई वो भी इंसान थी। इसकी बस हो गई थी उस शख्स की बेरुखी को देखते देखते। गुस्से से चम्मच वहीं पटकते हुए वो उठी और कैंटीन से बाहर निकल गई। इसकी तो भूख ही मर गई थी। अरमान ने बेहद बेयकीनी से इस लड़की का ये रूप देखा। मैं तो उसे बहुत सीधी समझता था, इसकी तो काफ़ी लंबी ज़बान है। और देखो, खाना तो ऐसे छोड़कर गई है जैसे पैसे दरख्तों पर उगते हैं। हराम नहीं कमाता मैं, हाँ न हाँ, इतना भी नहीं पता कि रिस्क ज़ाया नहीं करते। वो गुस्से से बुड़बड़ा कर रह गया। फिर इसकी प्लेट उठाए सारा खाना एक प्लेट में मुंतकिल कर लिया। असल तब तो उसे ज़रीन की बात पर चढ़ी थी, और वो कॉरिडोर में चलती हुई अपने आंसू साफ कर रही थी। किस शख्स से उम्मीदी लगा कर बैठी है? दिल था जो मज़ीद जलता जा रहा था। ना जाने कब इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होना था। ज़रीन को इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार था। जारी है।